नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ रहे थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें लेमार्क थ्योरी, डार्विन की थ्योरी और म्यूटेशन थ्योरी, तीन हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। तो थोड़ा सा लंबा है, कई पॉइंट्स है इसमें जो करंट में एक्सेप्ट है। इवोल्यूशन की थ्योरी वो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। इसको कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इस थ्योरी को दिया है। फॉर एग्जांपल बीजमैन, एक वैज्ञानिक बीजमैन थे, मेंडल थे, ह्यूगो डीवरीज, हक्सले, स्टीवेंस, डबझांस्की और जेवियस हेल्डेन, आर.ए. फिशर, सेल, सेवाल रट, जी.एल. स्टीवेंस, अर्नेस्ट मायर, इतने वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी को दिया, जो करंट में है, जो एक्चुअल में जिस थ्योरी का इम्प्लीमेंट है और जिस थ्योरी के आधार पर इवोल्यूशन हो रहा है, ये है। इसमें कई पॉइंट्स में लोगों ने बताया। थोड़ा सा ये मॉडर्न सिंथेटिक इवोल्यूशन लंबा हो जाएगा, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको हर पॉइंट्स पे कवर करते हैं। मेन पॉइंट इसमें है रैपिड मल्टीप्लिकेशन, लिमिटेड फूड एंड स्पेस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जीनोमिक वेरिएशन। जीनोमिक वेरिएशन में म्यूटेशन है, जीन रिकॉम्बिनेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू स्पीसीज बन रही है। वन बाय वन हम आते हैं कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या है। ऑर्गेनिज्म अब इन ईच स्पीसीज रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होता है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से उसमें नए नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन रैपिडली होता है। ये हर प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में, प्रत्येक जीव के, एवरी स्पीसीज के, एवरी ऑर्गेनिज्म में इस कैपेसिटी होती है, ये पावर होती है कि मल्टीप्लिकेशन रैपिडली होता है। रैपिड होगा, रैपिड होने के बाद जो प्रोडक्शन होगा न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन के माध्यम से, वो तेज होगा। जब ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी तो फूड स्पेस को लेकर के स्ट्रगल होगी, नेचुरल सिलेक्शन होगा, उसमें वेरिएशन बढ़ेंगे, और जब वेरिएशन बढ़ेंगे तो न्यू स्पीसीज बनेगी। उसमें सोमेटिक या जीनोमिक चेंजेज होंगे, नए वेरिएशन होंगे, एडाप्टेशन होगा, फिर न्यू स्पीसीज बनेगी। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन ही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें जब तेजी से विकास होगा, तेजी से प्रोडक्शन होगा, तो न्यू स्पीसीज बनने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट दिया गया इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन। दूसरा है लिमिटेड फूड एंड स्पेस। आप इन्वायरमेंट में देखेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी स्पीसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जब उसमें से रिप्रोडक्शन होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसमें स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल कैसे होगा? दो चीज़ को लेकर के, फूड एंड स्पेस को लेकर के स्ट्रगल होगी, खाने को लेकर के, भोजन को लेकर के, और रहने के लिए स्पेस को लेकर के स्ट्रगल होगी। इस स्ट्रगल में जो अपने को चेंज कर लेगा, जिसके अंदर वेरिएशन डेवलप हो जाएगा, उसको नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचर उसको सेलेक्ट करेगी, और जो नहीं स्ट्रगल करवाएगा, वो सरवाइव नहीं करेगा, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और सरवाइव के लिए वेरिएशन, न्यू वेरिएशंस होंगे, न्यू चेंजेज होंगे, वो इस न्यू स्पीसीज का निर्माण करेंगे। इसके बेस पर भी इवोल्यूशन होता है। इस पे लिमिटेड फूड एंड स्पेस अगर ना होता, मान लीजिए किसी एरिया में, किसी हैबिटेट में कोई स्पीसीज रह रही है, फूड और स्पेस को लेकर के उसमें स्ट्रगल हुई, तो वो पॉपुलेशन कहीं और माइग्रेट करेगी या अपने में चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल, जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, फिश फॉर एग्जांपल, जब उसमें स्ट्रगल हुआ तो टेरेस्ट्रियल में आ गए। रेप्टाइल्स पेड़ों पर रहते थे, वो बर्ड्स में चेंज हुए। फूड को लेकर के, स्पेस को लेकर जब स्ट्रगल हुआ तो चेंज की, स्पीसीज बदल गई, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। ये होता है फूड और स्पेस को लेकर के, क्योंकि ये लिमिटेड है
लिमिटेड के नाते जब उसमें स्ट्रगल होगी तो वो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, वो चाहे माइग्रेट करके करें या उसी स्पीसीज उसी हैबिटेट के अंदर अपने को चेंज करें। तीसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करता है, इवोल्यूशन का ये भी एक फैक्टर है। स्ट्रगल एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसा कि डार्विन ने बताया था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल किस चीज को लेकर के होगी? स्ट्रगल ये 3 तरह की होती है। इंटर स्पेसिफिक होगी, यानी एक स्पीसीज के अंदर समस्त ऑर्गेनिस्ट के बीच में होगी स्ट्रगल, फूड को लेकर के, स्पेस को लेकर के। इंट्रा स्पीसीज को लेकर के होगी, 2 स्पीसीज के मध्य, यहाँ इसको भी लेकर के स्ट्रगल होगी। किस चीज को लेकर के होगी? फूड और स्पेस को लेकर के स्ट्रगल होगी। और तीसरा होगा इन्वायरमेंट को लेकर के स्ट्रगल होगी। 3 स्ट्रगल के 3 प्रकार हैं, इंटर स्पीस, इंट्रा स्पीसीज एंड एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा तो उसको भी लेकर के स्ट्रगल होगी। जो चेंज कर लेगा, जो एडाप्ट कर लेगा वो सर्वाइव करेगा, जो एडाप्ट नहीं करेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो चेंजेस करने होंगे, वेरिएशन लाने होंगे। ये हमारे 3 स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हैं एग्जिस्टेंस के लिए। ये भी न्यू स्पीसीज को फॉर्मेशन करती है, यानी इवोल्यूशन का कारण ये भी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये हमारे हो गए रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दूसरा हो गया लिमिटेड फूड एंड स्पेस, तीसरा हो गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से लेकर के 3 प्रकार के हो गए। फोर्थ है जीनोमिक वेरिएशन। जीनोमिक वेरिएशन, जीनोम का मतलब आज होल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर के जीनोम कहते हैं। इसमें क्या होगा? वेरिएशन जब होगा, जब जीनोमिक वेरिएशन होगा तो भी न्यू स्पीसीज बनेगी। वेरिएशन, जीनोमिक वेरिएशन के आधार पर न्यू ट्रेट्स होंगे, न्यू स्पीसीज बनेगी, नए नए कैरेक्टर्स डेवलप होंगे, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा जीनोमिक वेरिएशन के माध्यम से भी। इसमें 3 होते हैं, म्यूटेशन, जीनोमिक वेरिएशन में होता है म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, उसके बाद तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन और चौथा है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये जीनोमिक म्यूटेशन में 3 पॉइंट्स होते हैं, एक एक को हम लोग हल्का सा समझते चल रहे हैं। जीन रिकॉम्बिनेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। अगर कोई डिजायर्स कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है तो वो डिजायर्स कैरेक्टर्स जिस स्पीसीज में, जिस ऑर्गेनिज्म में होते हैं उसको हम लोग वहाँ से निकालते हैं, निकाल करके बैक्टर के माध्यम से उस स्पीसीज ऑर्गेनिज्म में डालते हैं जहाँ से हमें, जिस पे हमें ज़रूरत होती है। उसको कहते हैं डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। और वो जो है वो इसी को कहते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। मैंने एक स्पीसीज से डिजायर्स जीन्स को निकाल करके किसी दूसरे स्पीसीज में हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये आर्टिफिशियल इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी नए नए स्पीसीज, नए नए ऑर्गेनिज्म, नए नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो जीन रिकॉम्बिनेंट भी एक प्रकार का इवोल्यूशन होता है, इससे भी नया इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब नई स्पीसीज बने, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ये इवोल्यूशन है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर, नेचुरली हम लोग ये पढ़े थे मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है जब गमीट का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म और ओवा। मियोसिस होगी, मियोसिस में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस होता था, जिसमें पैकिटीन में, जाइगोटीन में तो पेयरिंग होती थी क्रोमोसोम को, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता था। क्रॉसिंग ओवर में भी क्रोमोसोम्स के मटेरियल का एक्सचेंज होता था। जब एक्सचेंज होगा क्रोमोसोमल मटेरियल की तो उसमें भी न्यू ट्रेट्स वेरिएशन आएंगे, न्यू ट्रेट्स डेवलप होंगे, वेरिएशन आएंगे। न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन भी क्रॉसिंग ओवर से भी होती है। जीन रिकॉम्बिनेंट यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। और क्रॉसिंग ओवर भी इसमें है, उस माध्यम से भी
अपने आप नेचुरली न्यू स्पीसीज बनती जाती है, वेरिएशन आते जाते हैं, वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेंगे, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा हो गया जीन रिकॉम्बिनेंट एंड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन है जनरली प्लांट्स में होता है। जब टू स्पीसीज या टू वेरियस की स्पीसीज को आपस में क्रॉस कराया जाता है, तो F1 में हाइब्रिड आती है, जिसको हम लोग मेंडल के नियम में पढ़े थे, क्रॉस कराया जाता है। मान लीजिए कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई डिजायर्स जीन है, कोई जीनाइज ट्रेट्स है, हम किसी दूसरे स्पीसीज में, दूसरे प्लांट में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उस ट्रेट्स को चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद जो F1 पीढ़ी बनेगी हाइब्रिड, उसमें वो जीन्स आ जाता है। तो टू स्पीसीज या वेराइटीज को जो क्रॉस कराएंगे तो हाइब्रिड जनरेशन जो होगी वो न्यू जनरेशन हो जाती है। दो स्पीसीज थी, एक स्पीसीज ये है, दूसरा स्पीसीज ये है, इसको दोनों को जब हम क्रॉस कराएंगे एक तीसरी बनेगी हाइब्रिड, ये तीसरी जनरेशन हो गई, ये न्यू स्पीसीज बनेगी, नया वेरिएशन हो जाएगा, इसमें न्यू ट्रेट्स आ जाएंगे जो इससे भिन्न होगी, तो फिर आगे चल के ये नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भी न्यू हाइब्रिड बनेगी जो आगे चल के न्यू स्पीसीज बनेगी। ये भी हमारे इवोल्यूशन का फैक्टर है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन नेचुरली भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरली अपने आप हाइब्रिडाइज होता है, और आर्टिफिशियली स्पेशली प्लांट्स के केस में होता है कि दोनों फ्लावर को लेकर के आपस में क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद तीसरी F1 हाइब्रिड जो आएगी, हाइब्रिड बनेगी, वो न्यू रहेगी, वो दोनों के क्रॉस, दोनों के कैरेक्टर्स उसमें रहेंगे, वो एक दूसरे पीढ़ी जाते जाते वो न्यू स्पीसीज बनेगी। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन भी जब टू स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को या टू वैरायटी के ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करा करके हाइब्रिड बनाएंगे, तो ये इसमें भी न्यू स्पीसीज बनती है, वो चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरली हो। ये स्पेशली प्लांट के केस में होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जिस आधार पे वैज्ञानिकों ने बताया, सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि ये भी इवोल्यूशन का एक कारण है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, अच्छा ये हमारा ये जो म्यूटेशन था, म्यूटेशन में तीन चीजें और थी। म्यूटेशन तीन तरह के होता है, जीनोमिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्या मतलब है? म्यूटेशन छूट गया था। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब है सडन चेंज इन जीनोमिक, इन जीनोम, डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज हो, क्योंकि ह्यूगो डीविच ने ही बताए थे कि सडन चेंज हो। सडनली जब चेंज होता है जीन्स में, डीएनए में, तो जाकर के वो न्यू ट्रेट्स आते हैं, इसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ये दो तरह से होता है, सोमैटिक और जर्मिनल। जो सोमैटिक होता है वो एक्वायर्ड होता है, लेकिन जो जर्मिनल होता है वो हेरिटेड होता है। हेरिटेड कौन होंगे म्यूटेशन में? जो जर्मिनल होंगे, जो जर्म सेल में, स्पर्म और ओवा में जहाँ से फॉर्मेशन होता है इस पर मियोसिस से, वहाँ जो चेंज होंगे जीनोम में, जेनेटिक सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में, वो हेरिटेबल होते हैं। और सोमैटिक, जहाँ पर माइटोसिस हो रही है, वहाँ पे जब जीनोमिक चेंज होगा, डीएनए सीक्वेंस में चेंज होगा, वो एक्वायर्ड रहता है, वो हेरिटेबल नहीं होता है। तो इसमें जो है वो जीनोमिक म्यूटेशन है। अब ये इसमें दो तरह का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। कभी कभी क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही चेंज हो जाएंगे, कभी क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स के चेंज होंगे, जीन चेंज होंगे। किसी भी तरह से अल्ट्रेशन, जेनेटिक मटेरियल का अल्ट्रेशन हो जाए, जीन डीएनए के बेस पेयर में, डीएनए के सीक्वेंस में किसी भी प्रकार से अल्ट्रेशन हो जाए, चेंज हो जाए सडनली, वो म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन भी एक कारण होता है न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन में, वो चाहे क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो चाहे जीन म्यूटेशन हो। ये तीन तरह के होता है। पहले को हम कहते हैं डिलीशन,
डिलीशन, दूसरा होता है डुप्लीकेशन, तीसरा होता है इरिवर्सन, और चौथा होता है ट्रांसलोकेशन। ये चार इसके मैकेनिज्म हैं। डिलीशन में जीन्स या क्रोमोसोम से कुछ पार्ट डिलीट होंगे, निकल जाएंगे। डुप्लीकेशन में ऐड होंगे, डीएनए के सीक्वेंस जीन्स या क्रोमोसोम्स ऐड होंगे और डिलीशन में निकल जाएंगे। इरिवर्सन में नो रिवर्सन, जो हो गया काट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें, मतलब रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सन होता है। और ट्रांसलोकेशन में स्पेस बदल जाते हैं डीएनए सीक्वेंस के। ये चार मेथड होते हैं जिससे म्यूटेशन होता है, और दो प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। यानी क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन दो प्रकार के होंगे और चार इसके मेथड हैं। यानी किसी भी तरह से डीएनए सीक्वेंस में, जेनेटिक मटेरियल में, क्रोमोसोम्स में, जीन्स में अगर अल्टरेशन हो गया, चेंज हो गया सडन, तो फिर न्यू ट्रेट्स बनेंगे, वेरिएशन होगा, न्यू स्पीसीज बनेगी। ये म्यूटेशन भी हमारा जो है एक इवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ वी हैव स्टडी द म्यूटेशन, जीनोमिक वेरिएशन में म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग जान गए। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट जानते हैं क्या होता है। वेरिएशन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लिया जाए। वेरिएशन क्या है? एनी चेंज और डिफरेंस एमंग ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीसीज और इन डिफरेंट जीनोम्स स्पीसीज कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन इज कॉज्ड इवोल्यूशन। वेरिएशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो इवोल्यूशन करता है। वेरिएशन का मतलब चेंजेस, एनी चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म इन सिंगल स्पीसीज और डिफरेंट स्पीसीज। किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंजेस हो जाए या दो स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाए, किसी भी तरीके से जो चेंज होगा उसको हम वेरिएशन कहते हैं। ये वेरिएशन धीरे धीरे दूसरे जनरेशन में जाएगा और इससे इवोल्यूशन होगा। इसको कहते हैं वेरिएशन। एनी चेंज और डिफरेंस एमंग ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीसीज और डिफरेंट जीनोम और डिफरेंट स्पीसीज, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन की डिफिनीशन है। वेरिएशन दो तरह का होगा, दो प्रकार का, जेनेटिक वेरिएशन एंड एनवायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में क्या होता है? ड्यू टू चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, जीन्स, ये हेरिटेबल होता है जेनेटिक वेरिएशन। और इन्वायरमेंटल वेरिएशन ये एक्वायर्ड होता है, इनहेरिटेबल नहीं होता है। जब इन्वायरमेंट के नाते कोई चेंज आते हैं, टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर लो हो गया, या इन्वायरमेंट में जो चेंज होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी स्पीसीज के जीव रह रहे हैं, लिविंग्स रह रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने को चेंज करेंगे। वो चेंज जब होंगे तो उनके सिस्टर से भिन्न होते जाएंगे, वो भी नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। ये भी इवोल्यूशन होता है। वो चाहे जेनेटिक वेरिएशन हो चाहे इन्वायरमेंट वेरिएशन हो, जो दो तरह के वेरिएशन होते हैं, ये दोनों न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं। इससे भी इवोल्यूशन होता है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि म्यूटेशन और वेरिएशन में डिफरेंस क्या है? म्यूटेशन इज अल्टरेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस जीन, whereas variation is in difference between the individual and particular species। यानी म्यूटेशन जो है वो हेरिटेबल है, क्योंकि इसमें डीएनए में या क्रोमोसोम्स में अल्टरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, जबकि वेरिएशन में भी हेरिटेबल। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल में इसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। ये म्यूटेशन एंड वेरिएशन में अंतर क्या है? म्यूटेशन इज अल्टरेशन इन द न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ऑफ जीन, व्हेयरएज वेरिएशन इज एनी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। कोई भी वेरिएशन अगर म्यूटेशन के नाते आ रहा है, डीएनए सीक्वेंस के नाते, चेंज के नाते आ रहा है, तो वो म्यूटेशन हो गया।
और एनी वेरिएशन आ गया, वो हो सकता है कि म्यूटेशन डीएनए का रिक्वायरमेंट चेंजेस ना हो ड्यू टू इन्वायरमेंटल हो, वो वेरिएशन है। वो सूक्ष्म दोनों में अंतर है। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा होता है इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्ट वेरिएशन। व्हेन वेरिएशन आर इन द सेम डायरेक्शन तब उसको डायरेक्ट कहेंगे, और व्हेन वेरिएशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन उसको हम कहेंगे इनवर्स वेरिएशन। तो वेरिएशन दो तरह के हो गए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। वेरिएशन के लिए थोड़ा सा इसमें है, एक स्पीशीज के अंदर देखो एस्कोचनाइटा लिबाना, इसके दो ऑर्गेनिज्म देखिए वेरिएट, एक दूसरे से वेरिए है। एक इस तरह का है, एक इस तरह का है। उसी तरह से प्रेसिस एक्टिविया, ये दूसरी स्पीशीज है, इसके देखिए दोनों वेरिएशन इस तरह से है। और एक है बाइसाइक्लस एनानिया, इसके देखिए ये वेरिएशन है। एक ऑर्गेनिज्म यह है, एक ऑर्गेनिज्म यह है, एक ऑर्गेनिज्म यह है, एक ऑर्गेनिज्म यह है, एक ये है, एक ये है। ये होते हैं हमारे वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में डार्विन की थ्योरी में हम लोगों ने बड़ा डिटेल पढ़ा था, इसमें भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेरिएशन क्या है, वेरिएशन के टाइप्स कितने हैं, और उसके बाद वेरिएशन दो काइंड्स इसके हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। एक एग्जाम्पल है, वेरिएशन दो तरह से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चेंज इन द जनरेशन टू जनरेशन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक माता पिता के बच्चे कुछ न कुछ वेरिएट जरूर होते हैं, कुछ कुछ भिन्नताएं होती हैं, सेम अपने पेरेंट्स के बराबर नहीं होते हैं। ये भिन्नताएं सिमिलरिटी होते हुए भी डिसिमिलरिटी रहती है। यही डिसिमिलरिटी धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन जब आगे बढ़ेगी तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन कर देती है, नई स्पीशीज बनेगी। तो वेरिएशन भी एक प्रकार का इवोल्यूशन का कारण है, जिसमें न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। वेरिएशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी मॉडर्न सिंथेटिक इवोल्यूशन में बताया गया कि इससे भी इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन organism are species that are more adapted to their environment and are more likely to survive and pass on the genes that aided their success. This process caused species to change and diverge over time. Natural selection is a process where only one organism that best fit environment is survive. जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होगा, इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट में रहने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग है, उसको भी अपने के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको इस इन्वायरमेंट में रहना है और रहने के लिए उसको एडाप्टेशन जरूरी है। जब वो अपने को चेंज करेगा तब जाकर के नेचर उसको सिलेक्ट कर लेगी, और अगर वो चेंज नहीं कर पाएगा, वेरिएशन नहीं आ पाया, तो नेचर उसको सिलेक्ट नहीं करेगी, वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन, नेचर तभी सेलेक्ट करेगा जब उसके अनुसार वो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा। तो नेचुरल सिलेक्शन भी जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे उस ऑर्गेनिज्म को अपने के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, एडाप्टेशन लाना पड़ेगा, और ये धीरे 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 स्लोली न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है। ये हो गया हमारा नेचुरल सिलेक्शन, यानी एनिमल को, लिविंग्स को, ऑर्गेनिज्म को, किसी स्पीशीज के या डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा, और जब अडाप्ट करेंगे तभी उसको नेचर सेलेक्ट करेगी। और धीरे धीरे एनवायरनमेंट जैसे जैसे चेंज होता रहता है, इन्वेंट जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो भी अंदर अपने अपने एडाप्टेशन लाएंगे, और धीरे 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 ये न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करती है पीढ़ी पीढ़ी बाद। ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन हो गया। नेचुरल सिलेक्शन दो तरह से होता है, डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन, और तीसरा होता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये तीन तरह के होते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन,
स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डिसरप्टिव सिलेक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी कर लें, आपके बुक्स में ग्राफ से दिया गया है, लेकिन वो पूरा डिटेल नहीं दिया गया, थोड़ा सा डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, तभी ये समझ में आएगा कि डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग क्या है और डिसरप्टिव क्या है। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में तो मालूम हो गया। डिसरप्टिव सिलेक्शन के बारे में देखें, जो एक्सट्रीम ट्रेट्स होती है उसी को नेचर सेलेक्ट करती है। एक्सट्रीम ट्रेट, एक्सट्रीम ट्रेट में देखें ये स्नेक्स है, लिजर्ड्स है, और ये ग्राफ करेंगे सिलेक्शन अगेंस्ट वन एक्सट्रीम। इसमें इसके पास टेल थी और इसका प्रेडेटर करता था, प्रेडेट करता था शिकारी, लेकिन जिसके पास शार्ट थी और जिस एक के पास लंबी थी, तो इसमें सेलेक्ट कौन हुआ? सिलेक्शन अगेंस्ट वन एक्सट्रीम। कौन सी हुई? पॉपुलर आफ्टर सिलेक्शन, ओरिजिनल आफ्टर सिलेक्शन। देखो ये ग्राफ बनाएगा, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है। जो एक्सट्रीम ट्रेट्स होती है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, इसलिए इसमें जो एक्सट्रीम ट्रेट्स थी वही सेलेक्ट हो गई। जो लॉन्ग विगिल टेल थी उसका सिलेक्शन एक्सटिंक्ट हो गई। एग्जाम्पल्स में स्नेक्स। जब स्टेबलाइजिंग है, स्टेबलाइजिंग में इसमें मीडियम ट्रेट सेलेक्ट होती है। मीडियम, ये जो मीडियम ट्रेट्स है, देखिए ये दो तरह से हमारे कैट्स थी, एक शार्ट टेल वाली, एक लंबी टेल वाली, दोनों नहीं सेलेक्ट हुई। तीसरा जो मीडियम वाला था वो सेलेक्ट हुआ। जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है इसमें मीडियम ट्रेट्स चेंज हो रहा है, जो मीडियम में आ गया वो सिलेक्ट हो जाता है। इसमें डायरेक्शनल में जो एक्सट्रीम चेंज किया, मैक्सिमम जिसके अंदर चेंज हुआ वो सेलेक्ट हुआ। उसी तरह से डिसरप्टिव में शार्ट और लॉन्ग था, देखिए ग्राफिकल है, शार्ट था और लॉन्ग था। सिलेक्शन अगेंस्ट किसका हुआ? ये शार्ट और लॉन्ग दोनों का हो गया, इसमें डिसरप्टिव हो गया। ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सिलेक्ट हो गई। मीडियम और एक्सट्रीम इसमें नहीं सेलेक्ट हुआ। जो ट्रेट्स थी, जो कैरेक्टर्स थी, चेंज हुए, उस चेंज के आधार पे इसमें सिलेक्शन हो रहा है। नेचर किसको सेलेक्ट करेगी, किस ट्रेट्स को, किस कैरेक्टर्स को, किस चेंजेस को सेलेक्ट करेगी। एक में होता है एक्सट्रीम चेंज, एक होता है मीडियम चेंज, और एक में होता है बैलेंस मीडियम। इसमें देखिए दोनों की टेल्स थी, एक लॉन्ग थी और एक शॉर्ट थी, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इसमें मिडिल और इसमें एक्सट्रीम ट्रेट सेलेक्ट हुई, एक्सट्रीम जिसके अंदर चेंज हुआ था। ये तीन तरह के चेंजेस होते हैं कि नेचर जब सेलेक्ट करती है तो आपके चेंजेस जो हो रहे हैं वो चेंजेस, एक तो एक्सट्रीम चेंज होगा तब सेलेक्ट होंगे आप, एक मीडियम में भी सेलेक्ट हो जाएंगे वो भी सरवाइव कर जाएगा, और एक दोनों साइड में सेलेक्ट हो जाएगा, मीडियम और एक्सट्रीम दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये सिलेक्शन के, नेचुरल सिलेक्शन के तीन टाइप्स बताए गए हैं बुक्स में। एक है डायरेक्शनल, दूसरा है डिसरप्टिव और तीसरा है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ये ग्राफ के आधार पर इस चीज़ को समझाया गया। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ग्राफ के आधार पर आ जाते हैं कि डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का क्या मेथड है, और डायरेक्शनल सिलेक्शन का क्या मेथड है। डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग और डिसरप्टिव। और नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन तो कॉमन है, ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी का मेन पॉइंट था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में कि नेचर सेलेक्ट करती है, उसी को सेलेक्ट करेगी जो नेचर के अनुसार अपने को चेंज कर लेगा, एडाप्ट कर लेगा, अपने को बदल लेगा। जो नहीं चेंज कर पाएगा वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब वो सर्वाइव नहीं करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सबसे ज़्यादा फिट सर्वाइव के लिए कौन होगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करेगी। और सबसे ज़्यादा सर्वाइव के लिए फिट कौन है, जो अपने को चेंज कर लेगा इन्वायरमेंट के अनुसार। यानी इन्वायरमेंट के अनुसार प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को चेंज अपने में लाने पड़ेंगे। और ये तीन तरह से होता है, एक डायरेक्शनल, दूसरा स्टेबलाइजिंग, तीसरा डिसरप्टिव। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानकारी दे दी गई है, टाइप्स के बारे में भी और इसकी डिफिनेशन के बारे में। और ये जान लीजिए कि ये भी इवोल्यूशन का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं स्पीसीज।
स्पीसीज क्या होती है, ये भी एक फैक्टर है। स्पीसीज एंड स्पीसिएशन, स्पीसीज एंड स्पीसिएशन, स्पीसीज क्या होती है और स्पीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस विद वन अनदर इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, दे आर इन इनब्रीडिंग। ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिज्म का, ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करें, रिप्रोडक्शन आपस में हो और ऑफस्प्रिंग में भी उसी तरह से हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक स्पीसीज। स्पीसीज की एक कॉमन परिभाषा है और टेक्निकली तो देखेंगे तो ये परिभाषा फिट नहीं है, लेकिन स्पीसीज की एक परिभाषा यह है कि जीवों का ऐसा समूह जो आपस में इंटरब्रीड करे, रिप्रोडक्शन करे और रिप्रोडक्शन लायक अपनी दूसरी जनरेशन भी उसी तरह से रिप्रोडक्शन करे जिस तरह से फर्स्ट जनरेशन कर रही है। इसको हम, इस समूह को क्या कहेंगे, एक स्पीसीज। इनब्रीडिंग के आधार पर यह है स्पीसीज। स्पीसीज जब किसी प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से नई स्पीसीज बनती है तो उसको स्पीसिएशन कहते हैं, स्पीसीज का फॉर्मेशन कहते हैं। स्पीसीज का फॉर्मेशन क्या होगा, न्यू स्पीसीज अराइज थ्रू प्रोसेस कॉल्ड स्पेसिएशन। In the speciation, an ancestral species splits into two or more descendant species that genetically different। एक कोई स्पीसीज, अभी स्पीसीज की परिभाषा हम लोग जान गए, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड। अब वो स्पीसीज क्या होती है, दूसरे स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी, उसको हम कहेंगे स्पेसिएशन। और जब प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज बन जाएगी जो जेनेटिकली डिफरेंट होगी, फिर जाकर के न्यू स्पीसीज बनेगी। एक स्पीसीज क्या है और नई स्पीसीज बनने के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। अब देखेंगे ये स्पीसीज जो है चार तरह की है, चार तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एलोपैट्रिक, ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, पैरापेट्रिक, सिम्पैट्रिक और पेरीपैट्रिक, चार तरह से होते हैं। एलोपैट्रिक में जियोग्राफिकली आइसोलेट होती है पॉपुलेशन, पैरापेट्रिक में पार्शियली स्पेशली आइसोलेट होगी, सिम्पैट्रिक में जेनेटिकल पॉलीमॉर्फिज्म होता है और पेरीफेट्रिक में आइसोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन एट द पेरीफेरी, थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों में। एलोपैट्रिक, पैरापेट्रिक, सिम्पैट्रिक और पेरीपैट्रिक। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए एलोपैट्रिक है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन है जो ओरिजिनल यहाँ रह रही है, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन। स्पीसीज में एक पॉपुलेशन होगी, कई ऑर्गेनिज्म मिलकर के एक स्पीसीज बनाएंगे ना, और एक स्पीसीज इस एरिया में रह रही है। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कैसे होगा, इसमें इनिशियल स्टेप में क्या होगा, मान लीजिए कोई बैरियर, क्योंकि जियोग्राफिकली आइसोलेट हो गई पॉपुलेशन, कोई पहाड़ आ गया, कोई नदी आ गई, कोई फॉरेस्ट आ गया बीच में इस पॉपुलेशन के, तो ये पॉपुलेशन दो भागों में डिवाइड हो गई। जियोग्राफिकली जब अलग हो गई, बैरियर फॉर्मेशन, जो बैरियर आ गया, कोई पॉपुलेशन कहीं रह रही है, कोई स्पीसीज की, बीच में पहाड़ आ गए, कोई नदी आ गई, कोई फॉरेस्ट आ गया, या कोई और जियोग्राफिकल बैरियर्स आ गए, तो ये अपने आप में जब दो भाग में डिवाइड हो गई, अब ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हो गई, एक दूसरे से अलग हो गई। अब अलग वो नेचुरल सिलेक्शन और वेरिएशन इसमें अलग होने लगे, और धीरे धीरे क्या हो गई, ये दोनों स्पीसीज, ये दोनों जो डिवाइड पॉपुलेशन थी वो दो स्पीसीज में चेंज हो गई। इसको क्या कहेंगे, एलोपैट्रिक। जियोग्राफिकली एक पर्टिकुलर एरिया की स्पीसीज डिवाइड हो गई, दो भागों में बट गई, और धीरे धीरे वो दोनों उस एरिया में जहाँ पे आ गई वहाँ पे अडॉप्ट हो गए, न्यू वेरिएशन हो गए, न्यू स्पीसीज बन गई। इसको क्या कहेंगे, एलोपैट्रिक। दूसरा पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक में देखिए एक कोई स्पीसीज पॉपुलेशन थी,
इसमें कैसे होगा स्पेसिएशन, कैसे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा? नई स्पीसीज का फॉर्मेशन मीन्स न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन इसमें कैसे होगा? दूसरे मेथड में, पेरीफेरिक में, पेरीपाइटिक में, ये देखिए ये ड्यू टू सम रीजन, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकता है। कोई फूड की कमी आ गई या कोई और डिजास्टर आ गया पॉपुलेशन के अंदर, या इन्वायरमेंट का कोई चेंज हो गया, एक्सटर्नल कोई चीज आ गई, कोई महामारी आ गई, इसमें से जो स्पीसीज की जो थोड़ी सी पॉपुलेशन है वो कहा जा रही है माइग्रेट हो रही है, यहाँ से अलग हो जाएगी। भोजन की कमी आ गई या कोई प्रेडेटर आ गया शिकार करने लगा, या कोई और इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर आ गए, जिससे पॉपुलेशन का एक न्यू नाइच अलग हो रहा है। ये देखिए ये पॉपुलेशन से यहाँ से पूरी तरह से अलग हो गया है। इसी तारीख के कारण से उस जियोग्राफिकल एरिया से, उस हैबिटेट से ये अलग हो गई पॉपुलेशन। अलग हो करके दूसरी जगह माइग्रेट जब हो गई तो वहाँ पे वो उस हिसाब से अपने को एडाप्ट कर रही है, चेंज कर रही है, और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। कैसे? माइग्रेट करके। इस पॉपुलेशन, इसमें क्या था एलोपैथिक में, सीधे सीधे जियोग्राफिकली दो भाग में हो गए, दो स्पीसीज बन गई। पेरीपेट्रिक में पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, निकल रही है, स्वयं जा रही है ड्यू टू सम रीजन, और अलग जाकर के दूसरे हैबिटेट में जब रहेगी धीरे धीरे वहां पे वेरिएशन आएंगे, वो स्पीसीज न्यू बन जाएगी। उसी तरह से पैरापेट्रिक में देखें, कोई पॉपुलेशन बाहर से आ रही है, ये पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन बाहर से आ रही है, इसमें क्या है माइग्रेट कर रही है, इसमें माइग्रेट होकर आ रही है, इस पॉपुलेशन से यहाँ से जा रही है, इस पॉपुलेशन में एंट्री कर रही है। जब इंटर करेगी तो वो भी आकर के अडॉप्ट करेगी और ये नई स्पीसीज बनाएगी। ये देखिए नई स्पीसीज बन गई। उसी तरह से सिम्पैथिक में क्या होता है, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, इमिग्रेशन या इमिग्रेशन नहीं हो रहा, माइग्रेशन नहीं हो रहा है, इसमें इंटरनल ही चेंजेज हो रहे हैं, जेनेटिकली इसमें चेंज हो रहे हैं आपस में ड्यू टू सम रीजन। कोई भी रीजन फैक्टर हो सकता है, वो अपने आप इसी पॉपुलेशन के अंदर उनमें जीनोमिक चेंजेज आ गए, जेनेटिकली एक दूसरे से डिफर हो गए, इसको कहेंगे जीनोमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी देखिए स्पीसीज के अंदर ही दूसरी स्पीसीज बन गई विद इन द पॉपुलेशन, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म विद इन द पॉपुलेशन, उसी पॉपुलेशन में एक नई स्पीसीज बन गई ड्यू टू जीनोमिक चेंज, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म हो गया इसमें। ये तीन तरह से स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। एक बार फिर देख लें, थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन कभी कभी यहीं से आते हैं, या तो नेचुरल सिलेक्शन में से उसमें से आएंगे टाइप में से, या तो स्पीसीज के फॉर्मेशन से आएंगे। स्पीसीज की परिभाषा कोई थोड़ी पूछेगा। एलोपैथिक क्या होता है, जियोग्राफिकली कोई पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती है ड्यू टू माउंटेन, फॉरेस्ट, रिवर्स। अपने आप जब दो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन दो पॉपुलेशन अलग अलग हो गई तो वो धीरे धीरे उस हैबिटेट को अडॉप्ट करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। पेरीपैट्रिक में एक पॉपुलेशन से एक कोई पार्ट उसका नाइच ये अलग होता है, माइग्रेट करता है, यहाँ से हट के दूसरी जगह चला जा, कोई बीमारी आ गई, कोई इंटरनल फैक्टर आ गया, फूड की कमी आ गई, कोई प्रेडेटर आ गया, यहाँ एक पॉपुलेशन वहाँ से भागी दूसरी जगह हैबिटेट करने के लिए चली जा रही है। तो ये देखो ये पॉपुलेशन यहाँ से एक पार्ट यहाँ से निकल गया, नाइच, न्यू नाइच यहाँ से निकला, और जब जहाँ गया वहाँ जब डेवलप किया, वहाँ एडॉप्ट किया तो न्यू स्पीसीज बन गई। उसी तरह से पैरापेट्रिक में माइग्रेट करके आ रही है पॉपुलेशन में, इसमें से जा रही है, उसमें से माइग्रेट करके बाहर से आ रही है, वो जब पॉपुलेशन के अंदर आएगी तो वो भी न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करेगी। सिम्पैथिक में उसी पॉपुलेशन के अंदर ना कोई पार्ट बाहर जा रहा है, ना तो अंदर आ रहा है, ना तो अंदर से बाहर जा रहा है, तो बाहर से अंदर आ रहा है। उसी स्पीसीज के अंदर ड्यू टू सम रीजंस जीनोमिक चेंजेज आ रहे हैं, उसी पॉपुलेशन के अंदर न्यू स्पीसीज बन जा रही है जेनेटिक वेरिएशन के नाते।
इसको जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये 3 तरह से हमारे स्पीशीज के फॉर्मेशन होते हैं। स्पीशीज की परिभाषा हो गई, इसके टाइप हो गए, एग्जाम्पल के आधार पर इसको बता दिया गया कि कितनी तरह के स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ये स्पीशीज भी एक प्रकार के समझिए एवोल्यूशन का कारण है। आगे चलते हैं, एक और फैक्टर है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? अलग हो जाना। एक पॉपुलेशन अलग हो जाएगी, आइसोलेट हो गई। एनी एक्सटर्नल और इंटरनल बैरियर्स, जब कोई स्पीशीज, जब कोई पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से कोई स्पीशीज आइसोलेट हो गई किसी भी कारण से, एक्सटर्नल इंटरनल बैरियर से, वो जहां आइसोलेट होगी, अलग होगी, जहां पे जाएगी वहां के अनुसार एडाप्ट करेगी, अपने चेंज लाएगी। कोई भी हो सकता है, जैसे इसलिए उसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन में देखा, उसी तरह से आइसोलेशन भी उसी से मिलता जुलता है, नेचुरल सिलेक्शन से ही मिलता जुलता आइसोलेशन भी है। वो अलग हुआ, अलग होने के बाद एडाप्ट करेगा, चेंजेस लाएगा, एक्वायर्ड और जेनेटिकली दोनों चेंज लाएंगे। धीरे धीरे वो जो है न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। आइसोलेशन किस तरह के हो सकता है? एक्सटर्नल और इंटरनल, एनी। ये उसी के बारे में है। डबझांस्की ने उसी 1955 में इस चीज को जो है वो कहा था आइसोलेट की मैकेनिज्म। ये दो होते हैं, जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है। जियोग्राफिकली मान लीजिए कोई पॉपुलेशन अलग हुआ ड्यू टू बैरियर्स सच एज रिवर, सी, माउंटेन, डिजर्ट एंड एनी एक्वेटिक एनिमल्स लैंड, दे आर फिजिकली प्रिवेंटेड फ्रॉम इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग को उनको रोक दिया गया। आइसोलेट का मतलब होता है कि उनके अंदर रिप्रोडक्शन ना हो, अलग हो गए। इनब्रीडिंग को रोक दिया गया जियोग्राफिकली, तो उसके अंदर धीरे धीरे चेंजेज आ गए, न्यू स्पीसीज बन जाती है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को उसी स्पीसीज में, उसी पॉपुलेशन में उनको रिप्रोडक्टिवली अलग कर दिए, इनब्रीडिंग को उनको अलग कर दिए, तो धीरे धीरे ये भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जब हो जाते हैं, अलग हो गए इनब्रीडिंग के आधार पे, रिप्रोडक्शन के आधार पर अलग हो गए, तो धीरे धीरे जहां न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये 2 प्रकार के हुए आइसोलेशन में, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो हम लोग इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का ये मतलब है कि सडन चेंज इन एलेनिक फ्रीक्वेंसी, sudden change in allelic frequency. It refers to change in the allelic frequency. Genetic drift very important, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आया था कई बार। It refers to change in the allelic frequency of a population as a matter of change. It is random event whose efforts large in a small population and small in large population. इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहले हम जेनेटिक ड्रिफ्ट समझते हैं। एलेलिक, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब एलेलिक फ्रीक्वेंसी सडन चेंज होगी। एलील होता है ना, एलील की फ्रीक्वेंसी सडनली चेंज होगी बाई चांस। इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर होती हैं किसके? जेनेटिक ड्रिफ्ट के। नंबर 1, ये रैंडम होगा, रैंडमली होता है। 2, स्मॉल पॉपुलेशन में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा, डायरेक्शन लेस है। और चौथा, बाई चांस। यहां पे बाई चांस एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, तब इसको हम समझाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ एक कोई पॉपुलेशन रह रही है, बीटिल है, समझ लीजिए बहुत सारी बीटिल यहाँ है, बहुत सारी बीटिल की पॉपुलेशन यहाँ है। एक कोई गाड़ी या कोई ट्रैक्टर या कोई बड़ा जानवर यहाँ से जब निकलेगा, गुजरेगा, तो बहुत सारे बीटिल उसके पैर पे पड़ेंगे, वो मर जाएंगे। ये तो बाई चांस हुआ ना, कौन मरेगा कौन जिएगा, ये तो बाई चांस था। जो मर गए वो खत्म हो गए,
उसके बाद जो बचेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यहां पे बाई चांस होता है, इसलिए 3 कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक ड्रिफ्ट की वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसमें 3, एक तो रैंडम होता है, पता नहीं यहां से जाता है यहां से जाता है, कहीं से भी जा सकता था, ये रैंडम हुआ। कोई गाड़ी है, कोई बैग जानवर है, कोई और चीज है, इस पॉपुलेशन में जहां से जा रहा है वो एक रैंडम ही तो है। एक दूसरा, स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, रैंडम होता है। और तीसरा बाई चांस होता है। बाई चांस, ये बाई चांस यहीं से क्या यहां से जा सकता, नहीं भी जा सकता है, बाई चांस ही हुआ ना। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है स्मॉल पॉपुलेशन में। स्मॉल पॉपुलेशन में लार्ज होगा और लार्ज पॉपुलेशन में स्मॉल जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, 2-3 चीजें मैंने बताया। एक तो जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, रैंडम होगा, फिर और उसके बाद डायरेक्शनलेस होगा, बाई चांस होगा। अगर ये पॉपुलेशन लार्ज होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल होगा। अगर ये पॉपुलेशन स्मॉल होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट लार्ज होगा। ये स्मॉल पॉपुलेशन की जो क्वांटिटी है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लार्ज पॉपुलेशन होगी तो स्मॉल होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, और पॉपुलेशन स्मॉल होगी तो जेनेटिक ड्रिफ्ट लार्ज होगा। रैंडम होता है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, पॉपुलेशन की एलेलिक फ्रीक्वेंसी, सडन चेंज ऑफ एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये डिफिनेशन है, सडन चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। एक बार फिर बताते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल बार। नंबर 1 स्मॉल पॉपुलेशन में लगेगा, नंबर 2 रैंडम, नंबर 3 डायरेक्शनलेस, और नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाई चांस। देखिए बाई चांस, एक रैंडम, तीसरा डायरेक्शनलेस, और 4th स्मॉल पॉपुलेशन। ये 3-4 विशेषताएं हैं। फिर उसी पॉपुलेशन में ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, यानी फ्रीक्वेंसी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज होगी पॉपुलेशन में, वो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल के आधार पर ये आपको जो रैबिट्स हैं, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन में फ्रीक्वेंसी क्या थी, देखिए ये रैबिट दिखाए गए हैं। इसकी जो है एलील ए है, इसका स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसका ये देखिए ये है, इसको आप देख लेंगे, ये देखिए स्मॉल है। इसकी जो ए की फ्रीक्वेंसी है जो P1 है, P दो तरह के रैबिट है ना, इसमें P का जो ए जीन की फ्रीक्वेंसी 0.5 है, और दूसरे वाले रैबिट की जो ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल ए की वो 0.5 है। लेकिन सेकेंड जनरेशन में आते आते 7 पॉइंट हो गया P का, और 0.3 हो गया, और थर्ड जनरेशन में जाते जाते 1 हो गया और 0 हो गया। रैबिट्स देखिए, ये 2 तरह के रैबिट्स हैं जो बाई चांस हुए, इनके ऊपर बाई चांस हुआ। क्या हुआ, ये पॉपुलेशन से हट रहे हैं, ये भी हट सकते थे, ये भी हट सकते थे, लेकिन नहीं हट रहे हैं। सेकंड पे आते जाते देखिए एक बचा है, ये भी जाने वाला है। फोर्थ में जाते जाते ये भी खत्म हो गए, इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। ये रैबिट का 3 उदाहरण दिए गए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन में एलेलिक फ्रीक्वेंसी इनकी कैसे चेंज हो रही है। 5 रैबिट्स थे रिप्रोड्यूस किए, और यहाँ पे 2 रैबिट्स ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बकिया नहीं। यहाँ 5 रैबिट्स रिप्रोड्यूस किए, यहाँ 2-3 छूट गए। कौन से छूटे, क्यों छूटे, वो बाई चांस ही हुआ। कौन रिप्रोड्यूस करेगा कौन नहीं करेगा, ये तो बाई चांस है। तो यहाँ पे बाई चांस ही सब होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, कोई प्लानिंग पहले से नहीं होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट समझने के लिए इसके 2 तरह के हैं, एक होता है फाउंडर इफेक्ट
और दूसरा होता है बॉटलनेक इफेक्ट। जेनेटिक डिस्क को समझने के लिए दो तरह से इसको हम समझ सकते हैं, दो टाइप नहीं, दो प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? कोई पॉपुलेशन है, फाउंडर इफेक्ट क्या, कोई पॉपुलेशन है, इसमें से इस पॉपुलेशन का एक पार्ट यहां से निकल के दूसरी जगह जाके शिफ्ट हुआ। ये मदर पॉपुलेशन थी, यहां से इसका एक पार्ट यहां से निकल करके न्यू पॉपुलेशन यहां सेटल हो गई। यहां बहुत सारे थे, देखिए यहां पे केवल इस कलर का, लाल कलर का केवल एक आया, बकिया सब पीले कलर के आए सब। न्यू सेटलमेंट हो गया इसका, या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। तो जब एक पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का एक पार्ट, एक नाइस पार्ट हट करके दूसरे जगह शिफ्ट होगा, उस समय जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, फ्रीक्वेंसी जो एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसको फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि यहां से जाकर के दूसरी जगह ये शिफ्ट हो रहा है। एक दूसरा उदाहरण देखें आप, ये पेरेंट पॉपुलेशन थी, ये माइग्रेट कर रही, इसमें से इतना पोर्शन माइग्रेट करके यहां आ गई, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, और ये हो गया हमारा फाउंडर, न्यू स्पीसीज बन गई। एक पॉपुलेशन से, एक जगह से वहां का कुछ पार्ट किसी कारण से, ड्यू टू एनी रीजन, डिजास्टर आ गया, महामारी आ गई, कोई प्रेडेटर आ गया, कोई शिकार करने वाला आ गया, कोई चेंजेस आ गए, वहां से पॉपुलेशन हट के दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। जब दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, यहाँ से वहाँ की फ्रिक्वेंसी में, अर्ली फ्रिक्वेंसी में, वहाँ के वातावरण के अनुसार अडाप्ट करेगा, रहेगा, चेंजेस करेगा, फ्रिक्वेंसी चेंज हुई, अर्ली फ्रिक्वेंसी यहाँ पे चेंज हो गई। लेकिन ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए नहीं है। पहले हमने बता दिया था कि ये स्मॉल पॉपुलेशन में लगेगी, ये दूसरा उदाहरण है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। तो जब शिफ्टिंग एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से हट के दूसरे जगह जाएगी, वहाँ पे जो न्यू स्पीसीज बनेगी, चेंजेज आएंगे, उसको हम फाउंडर इफेक्ट कहेंगे। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एक पार्ट है। तो ये हमारा ख्याल है कि आप फाउंडर इफेक्ट समझ गए होंगे। फाउंडर इफेक्ट ऑब्जर्व एज लॉस ऑफ genetic variation which occurs when new population is established. The new population is formed by a very small number of individuals from larger population. This type of genetic variation creates to a new species formation population. अब देखिए इसमें, when new colony started by few members, the original population, this small population is size means that the colony may be had. ये reduce हो जाता है। ये हमारा हो गया क्या? फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट समझ गए होंगे, शिफ्ट हो रही है पॉपुलेशन। दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट, एक आता है बॉटलनेक इफेक्ट। पॉपुलेशन, यहां पर पॉपुलेशन रिड्यूस हो रही है, पॉपुलेशन साइज रिड्यूस्ड, पॉपुलेशन की साइज रिड्यूज हुई। सपोज कीजिए ये कोई पॉपुलेशन है, एक आपका मार्बल बैग है, उदाहरण से समझाएगा। यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन रह रही है, एक वातावरण है, समझिए एक बैग नहीं, एक वातावरण है, बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ रह रही है। इसमें से संख्या दिया गया है 28 ये हैं, 40 ये हैं, 32 ये हैं। 3 तरह के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहे हैं, 3 तरह की स्पीसीज, 3 तरह की स्पीसीज, 3 तरह के ऑर्गेनिज्म। इसमें से क्या है, रीस्टॉक हो गए, इतने ऑर्गेनिज्म यहाँ से 253 ड्रा हो गए, निकाल लिए गए। अब ये इतने बचे जनरेशन सेकंड में, और थर्ड जनरेशन में फिर इसमें से ये ड्रा हो गए, निकाल लिए गए। अब इसमें से ये बचे, और फोर्थ जनरेशन में जाते जाते जो बचे वो सरवाइव किए। इसको हम बॉटलनेक इफेक्ट क्यों कहते हैं? जैसे एक बॉटल है, देखें बॉटल एक बोतल है, इस बोतल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कई स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं। ये बोतल मत समझिएगा, ये समझिए वातावरण है। अब इस बोतल को हमने एक बीकर में यहाँ से जब डालेंगे, एक बैग, उसको जब हम निकालेंगे तो कुछ पॉपुलेशन तो आ जाएगी, लेकिन कुछ पॉपुलेशन इसके नेक में रुक जाएगी, पतला नेक होने के नाते, इसीलिए इसको नेक कहते हैं, नेक इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट। जो आ गई वो न्यू इन्वायरमेंट पे आ गई, वो सरवाइव करेगी, बकिया यहाँ पे, बकिया सब ये खत्म हो जाएंगे।
इसीलिए इसको न्यू बॉटल नेक इफेक्ट कहते हैं। नेक के नाते सब नहीं आ पाए, इसमें से कुछ आए बाई चांस जो आ गए, वो सर्वाइविंग पॉपुलेशन इधर आ गई, ये बॉटल नेक इवेंट हुआ यहाँ, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं रह गई। अब ये पॉपुलेशन जो सर्वाइव करेगी इसके एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होंगे। तो ये बॉटल नेक इफेक्ट दो एग्जाम्पल से समझाया गया। देखिए, एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट दैट हैपेंस व्हेन साइज ऑफ पॉपुलेशन इज सिवियरली रिड्यूस्ड। पॉपुलेशन की साइज कम हो रही है, यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन थी कम हो गई, यहाँ भी ज्यादा पॉपुलेशन बैग में थी कम हुई, पॉपुलेशन की साइज रिड्यूस होगी। जब न्यू वातावरण में जाएंगे, जब फ्रीक्वेंसी इनकी एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन चेंज ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पॉपुलेशन। दो तरह से, फाउंडर इफेक्ट में कोई पॉपुलेशन दूसरे जगह जाके फाउंड हो रही है, इस्टेब्लिश हो रही है, और बोटलनेक इफेक्ट, इस दोनों में पॉपुलेशन रिड्यूस होगी, कम होगी पॉपुलेशन, तब जाके जेनेटिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो ये करीब करीब 8-9 कारण थे जिसके आधार पर मेंटल मॉडर्न स्टैटिस्टिक थ्योरी के आधार पर बताया गया कि ये हमारी इवोल्यूशन होता है। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। बोटलनेक जेनेटिक इफेक्ट, इसमें दो होता है, बोटलनेक इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक से इसको देख लीजिएगा। फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट, इसमें ये भी इवोल्यूशन का है। आइसोलेशन क्या है, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव, ये भी आपके इवोल्यूशन का कारण फैक्टर है। स्पीसीज फॉर्मेशन, एलोपैथिक, पेरिपेटिक, पैरापेटिक या सिंपैथिक, इसी से एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आते हैं। स्पीसीज का फॉर्मेशन, और स्पीसीज का फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है, स्पीसीज है क्या, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इवोल्यूशन में। और उसके बाद आपका नेचुरल सिलेक्शन, कितने तरह का नेचुरल सिलेक्शन होता है, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव और स्टेबलाइजिंग। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसको एग्जाम्पल के आधार पर बताया गया, आपकी किताब में रखा दिया गया, लेकिन शार्ट में दिया गया। और उसके बाद वेरिएशन, वेरिएशन के टाइप क्या है, वेरिएशन कितने तरह के हैं, और ये पूरा का पूरा मॉडर्न स्टैटिस्टिक थ्योरी जो इन वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, कौन कौन, बीच में मेंडल, हिगो डीवी, हक्सले, स्टेबिल्स, डब्झांस्की, हाल्डेन, फिशर, शेलराट। देखिए वो आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ये इन्हीं की रिसर्च की हुई है। सेवाल राट ने ही, सेवाल वैज्ञानिक का नाम है, राट, WRIGHT सेवाल राट को जेनेटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का दूसरा नाम क्या है, सेवाल राट, क्योंकि इन्होंने ही इसकी स्टडी की थी, रिसर्च की थी जेनेटिक ड्रिफ्ट की। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेवाल राट के हिसाब से इन वैज्ञानिकों ने मिलकर के मॉडर्न स्टैटिस्टिक थ्योरी दी कि एवोल्यूशन इस तरह से होता है। ये इसमें वो एक्सेप्टेड है। आई होप कि इसके जितने पॉइंट्स होंगे सब समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, धैर्यपूर्वक अगर आप इसको समझेंगे और ठीक से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। यही करंट में इम्प्लीमेंट है, एक्सेप्टेड है। थैंक यू।